हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस द पीनियल थर्ड आई ऑफ बायोलॉजी में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां हम लोगों ने ओव्यूल के इंटरनल पार्ट्स के बारे में समझा था। मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को एक बार पढ़ ले और फिर इस लेक्चर को विजिट करिए। जिन्होंने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा उनको मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा था ओव्यूल्स या तो फिर मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मेगास्पोर के फॉर्मेशन की। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता क्या है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो वर्ड से बना हुआ है ये सिंगल वर्ड मेगास्पोर, और दूसरा है जिनेसिस। जहाँ पर जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो इसका मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर थी और पोलन ग्रेन से फिर बाद में मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले मेगास्पोर बनता है और फिर वो मेगास्पोर ओवम या तो एग सेल को बनाता है। यही रीजन है कि हम मेगास्पोरोजेनेसिस फिलहाल पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेगास्पोर से ही बनेगा एग या तो ओवम, इसलिए पहले मेगास्पोर समझना जरूरी है। कौन है जो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करता है? जिस तरीके से पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं और वो बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसी तरीके से ओव्यूल्स के अंदर, हर एक ओव्यूल्स के अंदर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल नाम के सेल आए हुए हैं। और ये सिंगल ही हो गए, याद रखिए, एक सिंगल सेल हर एक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एक ओव्यूल में होगा। वो होगा कहाँ? तो ओव्यूल के अंदर तो काफ़ी सारे पोर्शन होते हैं। चलाजल एंड होता है, माइक्रोपाइलर रीजन होता है, सेंटर में अगर आप देखें तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक होती है, इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस होता है। तो इन्होंने कहा है कि न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइल नाम का रीजन है वहाँ पर आया हुआ है मेगास्पोर मदर सेल। ये लोकेशन समझ लिया कि मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ पर लोकेटेड है, ओव्यूल के कौन से हिस्से पे मेगास्पोर मदर सेल आया हुआ है। वापस एक बार याद रखिए, मेगास्पोर मदर सेल हर एक ओव्यूल में सिंगल ही होगा और इसका लोकेशन भी फिक्स्ड है, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में। नहीं याद आ रहा न्यूसेलस क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन क्या है, तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर को विजिट करिए। अब हम बात कर रहे हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल करता क्या है। डेफिनेटली मदर सेल है तो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा। इसके फीचर्स भी तो पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और इसका न्यूक्लियस काफी प्रोमिनेंट। ये वो सेल है जो डिवीजन के अंदर जाएगा और डिवीजन के जरिए वो मेगास्पोर का प्रोडक्शन करेगा, पर इसी के साथ हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मेगास्पोर मदर सेल से शुरुआत करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। सबसे पहले हर एक ओव्यूल के अंदर जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल आया हुआ है, जिसको मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं, वो ओव्यूल के मैच्योर होने के बाद माइटोटिक और मियोसिस ऐसे दो डिवीजन होते हैं। यहाँ वो आउट ऑफ द टू डिफरेंट सेल डिवीजन मियोटिक या मियोसिस नाम के डिवीजन को पसंद करेगा और मियोटिक डिवीजन के जरिए वो डिवाइड होगा। यहाँ एक और बार याद रखिए, ये ऑलवेज डिप्लॉयड होता है। 2n का मतलब है डिप्लॉयड, हर एक क्रोमोसोम्स की डबल कॉपीज अवेलेबल होगी। प्रोसेस की शुरुआत होती है मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल्स के डिवीजन से। मियोसिस में जनरली दो बार डिवीजन होता है, यह है मियोसिस 1, मियोसिस 2। माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड होता है तो दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, दो बार डिवीजन हो रहा है।
पहले होता है मियोसिस 1, तो जब होता है मियोसिस 1 तो 2 सेल्स फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्म हो गए 2 सेल्स। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ी, पहला डिवीजन मियोसिस का कंप्लीट हुआ तो 2 सेल्स फॉर्म हो गए, और मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो 4 सेल बन गए, क्योंकि जब 2 सेल्स डिवाइड हो गए तो हर एक सेल से 2-2 सेल्स बनेंगे, तो 4 सेल्स फॉर्म हो गए। तो फर्स्ट डिवीजन से 2 सेल्स फॉर्म हो गए, और 2 सेल्स जब डिवाइड हो गए मियोसिस 2 के जरिए तो 4 सेल्स बनेंगे। मियोसिस में ऑलवेज 2 टाइम्स डिवीजन होता है, पहले मियोसिस 1 और सेकेंड मियोसिस 2। अगर आपको डिटेल में मियोसिस पढ़ना है तो स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 10 सेल डिवीजन आपको विजिट करना पड़ेगा। चलिए, तो कितने सेल्स बन गए हैं, हमें इतना ही याद रखना है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड हो जाता है, और उसके डिवीजन से हमारे पास फॉर्म हो गए 4 सेल्स। और ये जो 4 सेल्स है जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, वो है अपने मेगास्पोर। तो ये है 4 मेगास्पोर। इस तरीके से एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्म हो गए 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स बन गए, क्योंकि मियोसिस में एक सेल के डिवीजन से 4 सेल्स बनते हैं। इसका नाम मेगास्पोर मदर सेल क्यों रखा? जो सेल डिवाइड होता है उसको हम पेरेंटल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो सेल है वो हमारा पेरेंटल सेल है, पर मोस्टली मदर बेबीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए आप पेरेंटल सेल की जगह यहाँ पर मदर सेल भी यूज कर सकते हैं। तो मेगास्पोर फॉर्म कर रहा है और पेरेंटल सेल है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया मेगास्पोर मदर सेल, जिसका मीनिंग होगा कि डिवीजन के जरिए सेल्स को प्रोड्यूस करने वाला। तो इस स्लाइड में एक ही चीज याद रखनी थी कि एक मेगास्पोर के डिवीजन से शुरुआत में 4 मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस 4 मेगास्पोर का होता क्या है? तो आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए। यहाँ पर आप लोगों को डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स दिखा रखे हैं। ये 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो गए, लिखा भी है डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स। तो 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, ये 3 के नंबर में है, क्लियर कट फिगर में दिख रहे, और बच गया ये सिंगल। ये है चौथा मेगास्पोर जो बच चुका है, जो बच निकला है, और इसी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि यही तो फंक्शनल है, यही तो आगे चल के पूरी प्रोसेस करेगा। आगे की जो पूरी प्रोसेस है वो इसी पे डिपेंडेड है, इसलिए हमने इसका नाम फंक्शनल मेगास्पोर रखा है। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा। बचे हुए मेगास्पोर को फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। ये जो टॉपिक है वो मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे चल के एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियोसेक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड एग सेल, और जो स्ट्रक्चर गैमेट प्रोडक्शन करता है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के ऐसे स्ट्रक्चर को बर्थ देगा जो बाद में फीमेल गैमेट मतलब कि ओवम या तो एग सेल को प्रोड्यूस करेगा, और वो होगा एम्ब्रियोसेक। तो जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट उसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जहां गैमेटोफाइट का मीनिंग होगा गैमेट प्रोड्यूस करने वाला। यही फंक्शनल मेगास्पोर अगर हम देखें तो बाद में गैमेट का प्रोडक्शन करने वाला है एम्ब्रियोसेक के मीडियम से, इसलिए हमने वर्ड यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट यूज किया, क्योंकि अब फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन से बनते हैं मेल गैमेट। मेगास्पोरोजेनेसिस इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि सबसे पहले ओव्यूल में मेगास्पोर बनता है, फिर वही मेगास्पोर आगे चल के एग या तो ओवम बनाता है। हमारा मेन कंसर्न तो ओवम या एग सेल ही है, पर उसको प्रोड्यूस करने के लिए मेगास्पोर का होना जरूरी है, तो इसलिए हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं।
अब हमें ये समझना है कि 3 मेगास्पोर तो डिजनरेट हो चुके हैं, बच गया है एक सिंगल मेगास्पोर। उसके साथ क्या होगा, वो आगे करेगा क्या, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो एक मेगास्पोर बच गया है और उसका नाम हम फंक्शनल मेगास्पोर दे रहे हैं। आपको याद रखना है फंक्शनल मेगास्पोर यूज करना जरूरी है, क्योंकि 4 मेगास्पोर में से जो बच गया है उसी को हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। वो डीजनरेट होने वाले मेगास्पोर कुछ भी नहीं करते। जो आगे की प्रोसेस को कंडक्ट करेगा वो करेगा बचा हुआ मेगास्पोर, मतलब कि फंक्शनल मेगास्पोर। जैसे मैंने आपको बताया था कि यही मेगास्पोर बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि वो आगे चल के किस चीज को प्रोड्यूस करने वाली है, ओवम या तो एग सेल। याद रखिए मैंने आपको बताया था, वापस एक बार बता रहा हूँ यहाँ पर, कि जो ओवम और एग को प्रोड्यूस करता है, मतलब जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। पर यहाँ ओवम फीमेल गैमेट है, इसलिए हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, जिसका मीनिंग है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो बच गया, वो अब बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि वो बन गया अब एम्ब्रियो सैक। अब वो एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में लग जाएगा। वो मेगास्पोर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में। अब वो मेगास्पोर नहीं रहा, अब वो बन गया है फीमेल गैमेटोफाइट, या आप बेटर वे में कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक। एक बेग लाइक स्ट्रक्चर, सैक का मतलब है थैली जैसा, बेग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें अब एम्ब्रियो डेवलप होगा, अब मतलब आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। तो जो सिंगल मेगास्पोर है वो बच गया है, उसी से सब कुछ हो रहा है, इसलिए इस डेवलपमेंट को हम स्पेशल नाम दे रहे हैं। यहाँ पर बनाए गए तो 4 मेगास्पोर थे, पर काम में एक ही आया। तो एक पेरेंट के 4 बच्चे थे, पर तीनों ने उन पेरेंट्स को छोड़ दिया, काम में तो एक सिंगल ही आया। तो सिंगल मेगास्पोर में से ही पूरी प्रोसीजर आगे बढ़ती है। इस वजह से इस तरीके के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जहां मोनो का मतलब होता है एक या तो सिंगल। तो पूरा डेवलपमेंट जो होगा एम्ब्रियो सैक का, वो किस में से होगा, एक सिंगल मेगास्पोर से, इसलिए इस ग्रोथ को मोनोस्पोरिक कहा। अगर 2 मेगास्पोर बच जाते और उससे पूरी प्रोसीजर आगे बढ़ती तो हम बाइस्पोरिक कहते। अगर 3 मेगास्पोर बच जाते, उससे पूरा डेवलपमेंट आगे होता तो ट्राइस्पोरिक कहते, और चारों के चारों बच जाते तो हम टेट्रास्पोरिक कहते। पर मोस्टली मैं आपको बता दूं कि एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक टाइप का ही डेवलपमेंट होता है। मोस्टली 4 में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं, बच एक ही जाता है, और उसी से सब कुछ आगे बढ़ता है। वही मेगास्पोर आगे की प्रोसीजर को कंडक्ट करता है। वो एक मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब देखिए, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था, यहाँ पर हमें दिखाया ये फंक्शनल मेगास्पोर है हमारा, और ये फंक्शनल मेगास्पोर अब बन चुका है एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक बन चुका है। ब्लैक कलर से मैंने दिखाया वो डेफिनेटली मेगास्पोर ही है, पर वो अब एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो मेगास्पोर से ज़्यादा बेटर एम्ब्रियो सैक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेगास्पोर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मतलब कि ओवम, पर सीधे नहीं। मेगास्पोर ने पहले एम्ब्रियो सैक में कन्वर्जन किया अपना, और अब ये एम्ब्रियो सैक अपने अंदर ओवम या तो एग सेल बनाएगी, और वही हमें बनाना है, इसलिए तो हम मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हमें समझना है कि किस तरीके से ये प्रोसीजर आगे बढ़ती है। तो शुरुआत होगी प्रोसीजर की जो बचा हुआ फंक्शनल मेगास्पोर है उससे। तो ये है अपना फंक्शनल मेगास्पोर। चार डिजनरेट, जो 4 थे उसमें से 3 डिजनरेट हो गए और बच गया एक, उसको फंक्शनल मेगास्पोर कहा। और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो हमने ये न्यूक्लियस दिखाया, रेड कलर से हम न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस देखिए,
माइटोटिकली मतलब माइटोसिस नाम का डिवीजन करते हुए एक में से दो न्यूक्लियाई बन जाता है। तो एक न्यूक्लियस से अगर वो डिवाइड होता है, जैसे ये एक न्यूक्लियस था और देखिए वो सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और यहाँ पर बन गए दो न्यूक्लियस, ये बन गए दो न्यूक्लियस। और ये मेगास्पोर को अब एम्ब्रियो सैक कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये एम्ब्रियो सैक बन चुका है। वापस से मैं एक बार बताता हूँ यहाँ पर सब कुछ इरेज करके। वापस एक बार देखिए, ये फंक्शनल मेगास्पोर है अपना बचा हुआ एक सिंगल मेगास्पोर, उसके सेंटर में है न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये मेगास्पोर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक में, तो ये हमारी एम्ब्रियो सैक है। अब ये एम्ब्रियो सैक बन चुकी है। और हुआ ऐसे कि एक न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड हो गया और देख लो इस तरीके से बन गए दो न्यूक्लियस, एक यहाँ एक यहाँ। तो इस तरीके से टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो टू न्यूक्लिएट कंडीशन इसको हम कहेंगे, दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन। तो अब हमारे पास एक ऐसी एम्ब्रियो सैक है। अब मेगास्पोर वर्ड यूज करना वो गलत होगा, अब हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे। अब ये स्ट्रक्चर मेगास्पोर के नाम से नहीं एम्ब्रियो सैक के नाम से जाना जाएगा। मतलब कि ये मेगास्पोर अब बन गया एम्ब्रियो सैक, जिसका दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब ये स्ट्रक्चर अब फीमेल गैमेट बनाएगा आगे चल के, और ये मेगास्पोर नहीं रहा, अब ये कन्वर्ट हो गया है। यहाँ ए वाली फिगर में जो आपको दिखा रखा है वो मेगास्पोर है, और बी वाली फिगर में मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बन गया। और एम्ब्रियो सैक के अंदर अब दो न्यूक्लियस है जो एक सिंगल न्यूक्लियस के डिवीजन से बने। अब ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगी और हम सी की तरफ मूव करेंगे, और जहाँ पर देखिए दो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गए, और दो अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो गए तो हर एक न्यूक्लियस से दो दो, इस तरीके से चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो ज़रा फिगर में ध्यान से देखिए, आपको चारों न्यूक्लियस बहुत क्लियर कट दिख रहे। ये है हमारा पहला न्यूक्लियस, ये है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से टोटल चार न्यूक्लियस बन चुके हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, दो न्यूक्लियस बन चुके यहाँ पर। पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा, तीसरा और चौथा न्यूक्लियस। तो इस तरीके से टोटल चार न्यूक्लियस बन गए, मतलब 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ चुकी है। अब टोटल 4 न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं। तो टोटल इस कंडीशन को हम 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। अब क्या होगा, अब वो 4 न्यूक्लियस डिवाइड हो गए तो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी। ये सब कुछ एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब दो न्यूक्लियस बन गए थे तब से ही हमने मेगास्पोर का नाम यहाँ से ही एम्ब्रियो सैक रख दिया था। ये एम्ब्रियो सैक है, ये अब एम्ब्रियो सैक है, हम मेगास्पोर नाम नहीं बोलेंगे। एम्ब्रियो सैक के अंदर 4 मेगास्पोर जो है वो फॉर्म हो चुके हैं। ये बड़ा सेल जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में एम्ब्रियो सैक को कवर कर रहा है। अब यहाँ पर 4 न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हो चुके हैं। 4 मेगास्पोर में से जो एक मेगास्पोर बच गया था उसी से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए। 4 न्यूक्लियस जो थे यहाँ पर वो डिवाइड हो गए और उससे 8 न्यूक्लियस बन गए। तो आप यहाँ गिन सकते हैं, नीचे की तरफ 4 न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये 4 न्यूक्लियस और ये बाकी के 4। इस तरीके से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन एम्ब्रियो सैक के अंदर क्रिएट हो चुकी है। अब क्या होगा आगे, तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें इनका प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में अब आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होगी। अब यहां पर देखिए, माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस बने हैं, ये न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल तुरंत ही नहीं बनती,
नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं बनती। देखिए यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये जो आप लोगों को 8 न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, 8 न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, वो 8 न्यूक्लियस के आसपास तुरंत ही सेल वॉल नहीं बनती। मतलब कि ये 8 न्यूक्लियस तुरंत ही सेल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये फ्री न्यूक्लियस है। ये देख लो फ्रीली घूम रहे हैं। इस कंडीशन को 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। थोड़े वक्त के बाद इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक अब धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी, मैच्योर होने लगेगी। फीमेल गैमेटोफाइट भी हम उसको कह रहे हैं। और वो जब मैच्योर होगी तो देखिए 8 न्यूक्लियस जो है वो मैच्योर हो जाएंगे और उसके आसपास सेल वॉल बनेगी और वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपको 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं वो 3 न्यूक्लियस बाद में 3 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 सेल वॉल बनाकर। इसको हम एग एपरेचस नाम दे रहे हैं। वो 3 सेल का जो ग्रुप या क्लस्टर है। नीचे के जो 3 न्यूक्लियस थे वो सेल वॉल का प्रोडक्शन करके 3 और सेल में कन्वर्ट हो जाते, जिसको एंटीपोडल सेल ऐसा नाम यहाँ पर दिया गया है। और बच गए 2 न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियस थे वो प्राइमरी थे, सबसे पहले यही बने थे, उनके फ्यूजन से ये बना है। ये सेकेंड स्टेज है इसलिए सेकेंडरी न्यूक्लियस, पर इसमें 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन है। याद रखें ये जो भी न्यूक्लियस आपको दिख रहे 8 के 8 वो एन हो गए। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो कुछ भी होता है वो हैप्लॉइड होगा, जहाँ हैप्लॉइड का मतलब होगा एन। यहाँ पर हर एक न्यूक्लियस जो है, जो 8 न्यूक्लियस हैं वो हैप्लॉइड है, मतलब कि एन है। 8 के 8 न्यूक्लियस हैप्लॉइड मतलब एन हो गए। पर यहाँ पर तो 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं और बना है एक सिंगल न्यूक्लियस। तो एक एन और दूसरा एन, 2 एन से हम इसको डिनोट करेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे। ये न्यूक्लियस डिप्लॉइड इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया है। हर एक न्यूक्लियस जो है वो एन है। तो ये एक सिंगल एन है, ये दूसरा एन। हर एक न्यूक्लियस एक सिंगल एन से डिनोट कर सकते हैं हम, और n प्लस एन इज इक्वल टू 2n। इसलिए हमने सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिप्लॉइड न्यूक्लियस भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एम्ब्रियो सेक में जो 8 न्यूक्लियस थे वो सेल्स में कन्वर्ट हो गए। इस कन्वर्जन को जरा और ज्यादा कलरफुल एंगल से देखते हैं। देखिए, तो 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cell। 8 न्यूक्लियस थे और 8 में से क्या हुआ, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस ने सेल वॉल बनाई जो चलाजल एंड पे थे ओव्यूल के या एम्ब्रियो सेक के, और उसको हमने नाम दिया एंटीपोडल सेल्स, क्योंकि वो ऑपोजिट पोल रीजन पे आए हुए हैं। बाकी के जो 3 न्यूक्लियस हैं वो यहाँ रहे, उन्होंने भी अपने आसपास सेल वॉल बना दी तो वो सेल बन गए, और उनको हमने नाम दिया, उनमें से 2 को हमने नाम दिया सिनर्जिड सेल, और बाकी जो बच गया जो हमारा प्राइम कंसर्न है उसको नाम दिया एग सेल। इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे थे, एग सेल ओवम। अब देखिए क्यों हमने एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट कहा, क्योंकि यही स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल या ओवम, और जो एग और ओवम या तो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो 6 न्यूक्लियस थे, उससे तो 6 सेल बन गए, 3 सेल एंटीपोडल्स, ये देखिए 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। इस तरीके से 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 = 6। तो इस तरीके से 6 न्यूक्लियस जो थे वो सेल में कन्वर्ट हो गए। बाकी के 2 न्यूक्लियस का क्या हुआ, क्योंकि टोटल तो 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे, उसके साथ क्या हुआ, तो वो जो 2 न्यूक्लियस बच गए वो आपस में फ्यूज हो गए और उससे फॉर्म हो गया पोलर न्यूक्लियाई। और आपको पोलर न्यूक्लियाई में देखिए 2 न्यूक्लियस जो है वो दिखाए भी है,
जहाँ पर हर एक न्यूक्लियस n होगा तो ये n प्लस n इज इक्वल टू 2n होगा। ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होगा क्योंकि उसमें 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन है। हर एक न्यूक्लियस n मतलब कि हैप्लॉयड होगा, तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n। ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो ये आपको न्यूक्लियस मिलेगा बिलो द एग एपरेचस। इसको एग एपरेचस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एग है, बिलो द एग एपरेचस। यहाँ पर उल्टी इमेज है इसलिए बिलो मतलब इसको आपको उल्टा कर देना है, तब आपको समझ आएगा कि बिलो एग्जैक्टली नीचे। इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल कौन सा है जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ? ये वाला, ये लार्ज सेंट्रल सेल है जिसने पूरे एम्ब्रियो सेक को कवर कर लिया है। ये है सबसे बड़ा सेंट्रल सेल। अगर मैं ब्लैक कलर का जो बॉर्डर दिखा रहा हूँ वो एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये उसका न्यूक्लियस है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सेल है और उसके अंदर बाकी के 3 सेल आए हुए हैं ये, और 3 सेल आए हुए हैं। मतलब एक बड़ा सेल है और उसके अंदर 6 सेल आए हुए हैं टोटल। तो टोटल हो गए 7 सेल्स। हम नेक्स्ट फिगर के अंदर उसके बारे में देखते हैं, आपको और पता चलेगा किस तरीके से ये हुआ। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। वापस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एग एपरेचस हमें पढ़ना है, पर फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम मोस्टली कहते हैं 7 सेल्ड कंडीशन। ये वर्ड इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा सेल है जो ये रहा, ये सेल ही है जो सबसे बड़ा है। इसको लार्ज सेंट्रल सेल कहेंगे और इसके अंदर इसका एक बड़ा सा न्यूक्लियस आया हुआ है। और उसी बड़े सेल के अंदर 3 एंटीपोडल सेल है और 2 सिनर्जिड्स और एक सेल। सेल के अंदर सेल है। तो सबसे पहला बड़ा वाला सेल ब्लैक कलर का, उसको हम लार्ज सेल कहेंगे और उसके अंदर 6 सेल से, तो टोटल हो गए 7 सेल। अब एक एपरेचस किसको कहते हैं? माइक्रोपाइल रीजन। ये रीजन यहाँ पर एग एपरेचस है। एग एपरेचस का मतलब है ये 3 सेल का क्लस्टर, जिसमें से 2 सेल से वो सिनर्जिड सेल है, दोनों को एरो करके दिखाया है, और बचा हुआ जो एक है वो एक सेल। इस तरीके से सिनर्जिड्स सेल के साथ एक सेल को मिला दे तो टोटल 3 सेल हो जाएंगे। दैट मीन्स एग एपरेचस में टोटल 3 सेल होते हैं, जिसमें 2 सेल सिनर्जिड्स हैं और एक सेल। सिनर्जिड सेल्स का मतलब होता है सपोर्टिव सेल, क्योंकि वो आगे चल के एग या तो ओवम को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, जो सपोर्ट करता है। सिनर्जिड सेल्स का काम एक सेल को सपोर्ट करना है, ओवम के फर्टिलाइजेशन के वक्त ओवम को सपोर्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एंटीपोडल सेल्स को समझते हैं। तो एंटीपोडल सेल्स तो वैसे भी हम लोगों ने देख लिए हैं क्योंकि ये ऑपोजिट पोल पे आए हुए होते हैं, इस वजह से इसका नाम एंटीपोडल है। एंटी मतलब ऑपोजिट, क्योंकि मेन पोल माइक्रोपाइल एंड कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर हमारा प्राइम कंसर्न या हीरो है एग सेल, हम उसी को मोस्टली प्रायोरिटी देंगे। तो एग सेल को प्रायोरिटी दे रहे तो उस पोल को हम मेन पोल कह रहे, तो उसके ऑपोजिट पोल को हम एंटी पोल कह सकते हैं। एंटी मतलब ऑपोजिट, इस वजह से नाम पड़ गया एंटीपोडल्स। एक्चुअल में इस एंड का नाम चलाजल एंड है, जो माइक्रोपाइल से ऑपोजिट रीजन है उसको चलाजल एंड भी कहते हैं। तो ये हमने समझा एग एपरेचस को। अब फिलीफॉर्म एपरेचस, एनसीईआरटी की फिगर ले रखी है, तो देखिए सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं, जो सपोर्टिव सेल होते हैं, तो ये पूरा सिनर्जिड सेल के साथ एक सेल है, मतलब एग एपरेचस पूरा यहाँ पर हमें दिया गया है। इस एग एपरेचस के अंदर हमें ढूंढने हैं सिनर्जिड सेल को। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एग सेल कौन सा है, फिर आपको सिनर्जिड मिलेगा। तो ये एग सेल है, और जो बाकी के 2 है
ये वाले, ये हैं हमारे सिनर्जिड सेल्स, सपोर्टिव सेल्स। अब इसकी सेल्यूलर थिकनेस माइक्रोपाइल के टिप पे कुछ डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें इस तरीके से फीली लाइक अपीयरेंस दिखाया गया है और इसी के लिए हमने वर्ड यूज किया है फीलीफॉर्म एपरेचस। तो आप कह सकते हैं कि सिनर्जिड सेल्स के बेस पे या फिर माइक्रोपाइल रीजियंस की टिप पे, ये जो टिप है वो माइक्रोपाइल टिप है, इस टिप को माइक्रोपाइल टिप कहेंगे। और वहाँ पर ये जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ये हमारे सिनर्जिड सेल्स से दोनों, इनके बेजल पोर्शन पे फीली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे फीलीफॉर्म एपरेचस। तो अब फीलीफॉर्म एपरेचस आपको दिख गया होगा और इसका फंक्शन हमें समझना बाकी है। सिनर्जिड सेल्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है फीलीफॉर्म एपरेचस। मैंने आपको बताया सिनर्जिड सेल्स का काम होता है फर्टिलाइजेशन के वक्त ओवम को सपोर्ट करना। सिनर्जिड्स का मतलब ही होता है सपोर्टिव। तो ये क्या करते हैं, जब पोलन ट्यूब एंटर होती है तो पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर होती है, माइक्रोपाइल रीजन से, जहाँ एक छोटा सा होल होता है, यहाँ से एंटर होती है और वो पोलन ट्यूब को सिनर्जिड सेल्स ही होते हैं जो गाइड करते हैं। तो गाइड करने का जो काम है इसको पोलन ट्यूब को, ये अपनी पोलन ट्यूब, और इसको गाइड करने का काम जो है वो कौन करेंगे, सिनर्जिड सेल करेंगे। सिनर्जिड सेल्स ही उनको गाइड करते हैं, ये दोनों सेल गाइड करते हैं और उन दोनों सेल्स में फीलीफॉर्म एपरेचस ही होते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया फीलीफॉर्म एपरेचस, एंटीपोडल सेल्स, न्यूक्लियस, एग और ओवम, सब कुछ पढ़ लिया कैसे फॉर्म होता है। और अब बच गया है हमारा लास्ट पोर्शन, उसके साथ मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म होगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक है वैसे, और इसको बीच में कट भी नहीं कर सकते, इसको सेक्शनिंग करके डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। पूरा लेक्चर ही लेना ज़रूरी है और पूरा डिफरेंट ही समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया। अब लास्ट स्लाइड बाकी, मुझे पता है कि ये काफ़ी बोरिंग है, पर लास्ट स्लाइड से अपने खत्म कर देंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस, अगर इस चैप्टर से कोई लार्ज क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क में, तो वो पोलिनेशन के काइंड्स ऑफ पोलिनेशन एक है और एक है मेगास्पोरोजेनेसिस। बाकी और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 3 मार्क के अंदर, जो है मेगास्पोरेंजियम, मतलब कि ओव्यूल। लास्ट स्लाइड से खत्म करते हैं। जो चलाजल एंड पे आए हुए थे उनको तो हमने एंटीपोडल सेल नाम दे दिया था, वो आप सब जानते हैं, वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो एंटीपोडल सेल्स हम उसको कहते हैं जो एकदम चलाजल एंड पे आया हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि सेंटर में 2 न्यूक्लियाई भी होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल्ड वाली कंडीशन क्रिएट होती है। और यहाँ पर मुझे और बार वापस आपको दिखाना है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लियस है और सेल 7 है, किस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो है वो सबसे पहला सेल है हमारा, सबसे बड़ा सेल जिसके अंदर सारे सेल आए हुए हैं। ये दोनों उसके न्यूक्लियस हैं। ये हो गया हमारा लार्ज सेंट्रल सेल, ये हमारा पहला सेल है, लार्ज सेंट्रल सेल, ये हमारा फर्स्ट सेल है। उस फर्स्ट सेल के अंदर जो वो सेल इतना बड़ा है कि उसने पूरी एम्ब्रियो सेक को कवर कर लिया है, और उसी के अंदर है बाकी के 6 सेल, क्योंकि 7 सेल कंडीशन है यहाँ पर। तो देखिए हमें 7 सेल वाली कंडीशन को देखना है, यहाँ पर एक्चुअली 7 सेल्स फॉर्म होते हैं। तो बाकी के 6 सेल्स कहाँ हैं, तो ये रहे बाकी के 6 सेल्स। देखिए ये जो है वो 3 सेल्स हैं जो एंटीपोडल हो गए, और यहाँ पर बाकी के 3 जिसमें 2 सिनर्जिड हो गए और एक
एग सेल होगा। तो इस तरीके से 1 लार्ज सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल हो गए 7। तो 7 सेल कंडीशन हम लोगों ने देखी। न्यूक्लियस 8 है, और न्यूक्लियस तो डेफिनेटली 8 ही थे, वो तो हम लोगों को भी याद है कि टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। अगर आप काउंट करोगे तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। ये तीनों सेल के 3 न्यूक्लियस, नीचे के 3 सेल के 3 न्यूक्लियस, और बीच में लार्ज सेंट्रल सेल के आए हुए 2 न्यूक्लियस जो अब फ्यूज हो चुके हैं। वो भले फ्यूज होके एक सिंगल सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका हो, पर वो सिंगल न्यूक्लियस का ही फ्यूजन है। तो 3 + 3 + 2 तो फॉर्म हो गए 8 न्यूक्लियस। इस तरीके से 8 न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हुए। तो एम्ब्रियो सेक में मैच्योरेशन की एज पे आते वक्त, मैच्योरेशन होने पर टोटल एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियस हो गए और सेल 7 हो गए, और इस कंडीशन को हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन। यही एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा समझने लायक है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी टॉपिक्स है, जैसे पोलिनेशन के टाइप्स हैं, पोलिनेशंस के काइंड ऑफ पोलिनेशन है, पोलिनेशन के एजेंट्स हैं, और बाकी सारी चीज़ें उतनी हार्ड नहीं है। ये एक टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी समझने लायक टॉपिक है। तो इसी के साथ ये सबसे बड़ा जो हमारा लेक्चर है उसको पूरा करेंगे इस चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे पोलिनेशन के साथ, क्योंकि शुरुआत में हमने पोलन ग्रेन्स बना ली है जो बाद में मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। मेगास्पोर से अब हम एग सेल और ओवम भी बना चुके हैं, और अगर ओवम और मेल गैमेट सब कुछ बन चुका है तो फिर इंतज़ार किस बात का है। तो फिर डेफिनेटली पोलन ग्रेन्स को पोलिनेशन के ज़रिए हमें फीमेल तक पहुंचाना है। 2 कपल अगर आपस में मिल जाते तो बहुत अच्छा। तो अगली बार हम मेल को फीमेल के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, पोलिनेशन करेंगे, पोलन ग्रेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाया कैसे जाता है, किस तरीके से वो प्रोसेस होती है, उसको समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से मिलिए, क्योंकि पोलिनेशन एक दूसरा ऐसा टॉपिक है जो 5 मार्कर में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 5 मार्कर में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पोलिनेशन को लोग प्रेफरेंस देते हैं। कई लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और सेकंड मेगास्पोरोजेनेसिस को, कई टीचर्स मेगास्पोरोजेनेसिस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और सेकंड प्रेफरेंस देते हैं पोलिनेशन के काइंड को। तो इसी के साथ ये लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे और अगली बार मिलेंगे पोलिनेशन के साथ। ये टॉपिक का याद रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझ में नहीं आएगी, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहेंगे। तो चलिए खत्म करता हूँ इस लेक्चर को यहीं पर और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।